Namaskar. Welcome to Life Express. Today, the world is looking at India and India is looking at the world with its age-old conviction of Vasudhaiv Kutumbakam, meaning the whole world is our family. वैसे देखा जाए तो हमें वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव का नारा लगाते लगाते बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ी है और भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है इन द फॉर्म ऑफ इनवाइटिंग फॉरेन इन्वेजन ऑन इंडिया। और मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसने आज तक किसी पे भी ना ही कोई आक्रमण किया और ना ही कभी राज किया। हाँ, हमने पूरी दुनिया पे राज किया, लेकिन उनके अधिकार, अस्तित्व और संस्कृति को छीन कर नहीं, बल्कि उनके दिलों पर राज किया, अपनी प्राचीन संस्कृति एवं फिलॉसफी की खुशबू बिखेर कर। और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में आज हाहाकार मचा हुआ है। कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस है तो कहीं पॉलिटिकल क्राइसिस, कहीं एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है तो कहीं फूड क्राइसिस, कहीं वाटर क्राइसिस है तो कहीं सेंसिटिविटी क्राइसिस। और इन सभी क्राइसिस या संकटों के बीच आज दुनिया एक सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग ढूंढ रही है ताकि वे शांति और सौहार्द के साथ जी सके। लेकिन अफसोस आज दुनिया के पास कोई ऐसा मॉडल नहीं है। बट इंडिया हैज़ अ suitable model of living and holistic well-being aimed at creating a better world of peace and harmony. और उस मॉडल को ही आज हम इंडियन नॉलेज सिस्टम के रूप में देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत जीवन की सभी समस्याओं का पर्याप्त निदान बताया गया है। और मेरे इस कार्यक्रम लाइफ एक्सप्रेस का उद्देश्य भी आप सभी को इंडियन नॉलेज सिस्टम से रूबरू कराना है जीवन के विभिन्न पहलुओं पर। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट हॉल ऑफ फेम की ओर, जहां हम एक बार फिर मिलेंगे समाज के एक ऐसे कर्मयोगी से जिन्होंने समाज और राष्ट्र के लिए कई सराहनीय कार्य किए हैं, लेकिन हम और आप उससे बेखबर हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं जिनके जीवन से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं। इससे पहले कि हम उन रोचक तथ्यों को जाने उन्हीं की जुबानी, मैं चाहूंगा कि अपने विशिष्ट अतिथि का एक संक्षिप्त परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। वैसे तो हमारे आज के विशिष्ट अतिथि कोई परिचय या पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन औपचारिकता का निर्वहन करते हुए मैं अपने अतिथि के परिचय हेतु उनके जीवन से जुड़े कुछ स्ट्राइकिंग फैक्ट्स बताना चाहूंगा। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि का जन्म गुजरात के भावनगर जिले के वल्लभीपुर नामक गांव में सन 1952 में 14 जून को एक सामान्य परिवार में हुआ था। अपनी विलक्षण प्रतिभा और कर्मशीलता के बदौलत उन्होंने अपनी प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा अव्वल दर्जे से सफलतापूर्वक पूरी की। 1975 में डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से शास्त्री करने के बाद he did his MA and MPhil from University of Delhi, followed by his PhD from Sri Lal Bahadur Shastri केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ न्यू दिल्ली। कई प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित, जैसे वाग्भूषणम, संस्कृत सुधि सम्मान, वाचस्पति सम्मान आदि से लेकर हमारे आज के विशिष्ट अतिथि को वर्ष 2018 में संस्कृत भाषा और पत्रकारिता के क्षेत्र में
विशिष्ट योगदान के लिए महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा राष्ट्रपति सम्मान प्रमाण पत्र पुरस्कार से नवाजा गया। उनके जीवन से जुड़े एक और रोचक तथ्य मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो है कि हमारे आज के अतिथि भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व स्तर पर मैं कह सकता हूं वे संस्कृत भाषा के सबसे पहले समाचार वाचक या न्यूज रीडर बने, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं वन एंड ओनली हमारे परम आदरणीय डॉक्टर बलदेवानंद सागर जी का। नमस्कार सर। नमस्कार। नमो नमः। सर, मुझे आज अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आप आज लाइफ एक्सप्रेस से जुड़े, और इसके लिए मैं आपका अपने अंतःकरण से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा और धन्यवाद। अपनी टीम तथा समस्त दर्शकों की ओर से आपका सादर आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज भी एट द एज ऑफ 72 आप कई शैक्षणिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए कई सामाजिक गतिविधियों में भी आप काफी सक्रिय रहते हैं। जैसे आज भी आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली और एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन नोएडा में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में अनुवाद, उच्चारण, प्रस्तुतिकरण और सॉफ्ट स्किल का प्रशिक्षण देते आ रहे हैं। यहां तक कि आज भी मैं कह सकता हूं कि आकाशवाणी, दूरदर्शन और रंगमंच के लिए आप अनेक हिंदी संस्कृत नाटकों का लेखन, मंचन, निर्देशन और यहां तक कि अभिनय भी कर रहे हैं। यहां तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का भी संस्कृत रूपांतरण आप हर रविवार को ऑल इंडिया रेडियो में करते आ रहे हैं। तो इन चीजों को देखते हुए मेरा ये पहला प्रश्न ये है कि कैसे ये सब संभव हो पाता है? कहां से आती है इतनी ऊर्जा आप में समाज सेवा के लिए? और साथ में आपसे ये भी आग्रह करूंगा कि आप अपने अभी तक के जीवन यात्रा के 3 अविस्मरणीय एवं प्रेरणादायी पल हमसे साझा करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय कुमार झा जी। मुझे भी बहुत प्रसन्नता है कि लाइफ एक्सप्रेस में आपके साथ मैं बात कर रहा हूं। और जैसे आपने कहा कि ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो ये ऊर्जा संस्कृत विद्या के कारण है, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि संस्कृत विद्या अपने आप में संजीवनी जड़ी की तरह, बूटी की तरह है, और उसके कारण हर कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेने का एक बल मिलता है। दूसरी बात, मैं गुरुकुल में पढ़ा हूं, तो गुरुकुल में एक तरह से शारीरिक, मानसिक, आत्मिक शक्ति के लिए विशेष रूप से प्रयास किया जाता गुरुजनों के द्वारा। तो गंगा स्नान प्रतिदिन करता रहा काशी में, बाबा विश्वनाथ को खूब जलाभिषेक प्रतिदिन करता रहा। तो वो शक्ति आज भी मुझे, मतलब प्रतिदिन प्रातः मुझे स्मरण में आती है और मुझे होता है कि मुझे कार्य करना है। शरीर यद्यपि अवश्यमेव आयु के कारण उसमें उस प्रकार के एक जिसको कहेंगे उतनी शक्ति या उतनी क्षमता न होने के कारण भी मन में होता है कि मैं जैसे 18 घंटे काम करता था वैसे ही करता रहूं। तो ये केवल संस्कृत विद्या के कारण। दूसरी बात, आपने 3 संस्मरण सुनाने को कहा है। तो पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि आज जो कुछ भी मैं हूं बलदेवानंद सागर के नाम से, और संस्कृत क्षेत्र में मुझे जो यश या जो श्रेय मिला है, या जीवन के लिए जो सुविधाएं और एक रिकॉग्निशन समाज का मिला है, वो केवल और केवल सदगुरु की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से और संस्कृत विद्या के अनुग्रह से मिला है। ये मैं हृदय से स्वीकार करता हूँ। वल्लभीपुर की बात आपने कही, उसके पास ही 4-5 किलोमीटर दूर चमारडी गांव है। वहां जैसे जन्म तो वल्लभीपुर में ही हुआ है, लेकिन वल्लभीपुर और चमारडी में पिताजी का सारा कार्य, दादा का वो था जमीन वगैरह, व्यापार वगैरह, तो आना जाना था। तो लेकिन पढ़ाई 7वीं तक वल्लभीपुर में हुई है। उसके बाद जो मुझे कुछ आज मैं हूँ वो अपने सदगुरु के कारण, जिनका नाम
परम पूज्य त्याग मूर्ति श्री शिवोहम सागर जी महाराज कहूंगा। अ, उनको मैंने कई बार उनके बारे में कहा है, लेकिन ये एक शांकर परंपरा है काठियावाड़ में, गुजरात में, जो माधवानंद स्वामी जी से आरंभ होती है, जो पौने 200 वर्ष पूर्व हुए। और वो एक योगी थे, सिद्ध योगी। और जैसे कि हमने दादाजी से, पिताजी से और अपने जो बड़े वडील लोग कहते हैं गुजराती में, उनसे सुना कि वो इतने मतलब सिद्ध थे कि वहां के आज से 200 पौने 200 वर्ष की अगर आप कल्पना करें तो किस समाज में कैसे अशिक्षा थी, दुर्व्यसन थे, समाज इतना शिक्षित नहीं था, ब्रिटिश शासन था। तो उस समय भी वे सुरेंद्र नगर वसतड़ी गांव में उनका जन्म हुआ और उन्होंने भी संस्कृत विद्या का खूब अध्ययन करके फिर काठियावाड़ में वेदांत का प्रचार किया। तो शांकर परंपरा या अद्वैत वेदांत की परंपरा हमारे यहाँ है। उसी परंपरा में हमारे सदगुरु जी शिवोम सागर जी महाराज जी आते थे। कई आश्रम बने हुए, लेकिन वो त्याग मूर्ति करते थे। कामिनी कांचन का स्पर्श नहीं करना, उपयोग नहीं करना और भिक्षा मांग के खाना, और जिस गांव में जा रहे वहां लोगों को सत्संग करवाना और वेदांत का उपदेश करना, ये परंपरा हमारी रही है। तो बचपन में उनको सुनने हम जो माता पिता जी के साथ जाते थे, तो उनसे जो सुनते थे संस्कृत के श्लोक और वेदांत और मणिरत्न माला के या उपनिषद के मंत्र या श्लोक, तो अंदर कहीं स्फुरण होता था कि मुझे संस्कृत पढ़ना है। इसको मैं पूर्व जन्म का संस्कार कहूंगा। और उसके बाद सदगुरु को प्रार्थना की, 7वीं के बाद उनसे दीक्षा लेके बनारस में मैं गुरुकुल में पढ़ने आया। लेकिन अब ये 2 घटना के बाद तीसरी घटना मैं आपको सुनाऊंगा कि वहां में इतने अच्छे अच्छे विद्वान लोग जो ब्रह्मचारी थे या ब्राह्मण पंडित लोग थे, विद्वान लोग या सन्यासी लोग थे जो गुरुकुल में साथ में थे। मैं तो कई बार कहा है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी प्रथमा में हम लोगों के सतीर्थ थे, तब तो वो सन्यासी नहीं थे, एक बटुक के रूप में थे। तो यह हमें सौभाग्य मिला है। तो वो लोग कहते थे कि केवल संस्कृत नहीं पढ़ो, आधुनिक विद्या या व्यावहारिक विद्या का भी अध्ययन जरूरी है, जिससे कि जीवन में पूर्णता आए। तो उसके बाद फिर शास्त्री के बाद दिल्ली में आया, दिल्ली में आईएएस एग्जाम प्रिलिमिनरी तैयारी की। लेकिन आकाशवाणी, संयोग ऐसा बना, प्रारब्ध कुछ ऐसा था कि आकाशवाणी में 30 जून 1974 को जो संस्कृत वार्ता आरंभ हुई, उसमें अस्थायी रूप से आरंभ में सिलेक्शन हो गया और फिर ये यात्रा आरंभ हुई। ये 3 घटनाएं मैंने आपको सुनाई। बाकी आप जो जिज्ञासा करें उसको मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही अच्छा लगा सुन के सर ये। तो अगला मेरा प्रश्न ये रहेगा सर कि आप जैसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें संस्कृत जैसी देव भाषा को ना सिर्फ सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बल्कि आधा आधिकारिक तौर पे मैं कहूँगा कि आधिकारिक तौर पे भी इस दिव्य भाषा के प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार द्वारा एक औपचारिक जिम्मेदारी भी आपको दी गई और उसके लिए आज समाज आप पे नाज भी करती है। लेकिन यहाँ हम ये जानना चाहेंगे कि क्या है संस्कृत आपके लिए? क्या है संस्कृत अपने मूल स्वरूप में? क्या है संस्कृत की आदर्श परिभाषा आपके लिए? और क्यों संस्कृत हमारे लिए जीवन में इतना अनिवार्य है? इसका दूसरा पक्ष पे मैं आऊंगा आगे, जो कि हमारी अपेक्षा के थोड़ी विपरीत जा रही है। तो लेकिन पहले आप इस पे सर प्रकाश डालें। जी। जी, डॉक्टर संजय झा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और जैसे है ना कि वो सामान्य भाषा में बोलते हैं, आपने मुझे छेड़ दिया है, मतलब दुखती रग पर आपने मेरा हाथ रख दिया है। संस्कृत क्या है मेरे लिए? अगर ये मैं भावात्मक रूप से कहूं तो सब कुछ है। सर्वस्व जिसको कहें वो मेरे लिए संस्कृत है। और व्यावहारिक रूप में कहूं तो मैं कई बार कह चुका हूं कि सामान्य रूप से लोग कहते हैं कि ये भाषा है या हमारा संपूर्ण वांग्मय इस भाषा के अंदर निबद्ध है, ये सब हम सुनते हैं। लेकिन इससे आगे अगर मैं जाऊं, क्योंकि मैं पढ़ा गुरुकुल में, अध्ययन करता रहा और वेदांत में मैंने शास्त्री करने के बाद व्याकरण में एमए किया और फिर स्तुति साहित्य में पीएचडी मतलब विद्यावारिधि किया। और उसके बाद 50 वर्ष अभी हो रहे हैं, पूरे हो गए 30 जून 2024 को, तो मीडिया में काम किया। तो ये सब करते हुए मुझे जो लगातार अनुभव हुआ
पहले तो मैंने प्राक जन्म संस्कार की वजह से अध्ययन किया, सदगुरु की कृपा से मैंने मतलब संस्कृत पढ़ना है, लघु सिद्धांत कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी और ये सब पढ़ा, संस्कृत साहित्य। लेकिन जब मीडिया में संस्कृत समाचार प्रसारित करने के लिए अनुवाद कार्य करता रहा, तो धीरे धीरे कालेन पच्यते विद्या या शास्त्रम सुनिश्चल धिया परिचिंतनीयम, जो कहते हैं कि शास्त्र का जितना भी स्वाध्याय चिंतन किया जाए उतना वो पचता है, वो समझ में आता है। पढ़ लिया इतना नहीं, वो संस्कृत में या हिंदी में हम कहते हैं ना, पढ़ा है लेकिन गढ़ा नहीं है। तो उस तरह से उसको गढ़ने के लिए या पाने के लिए या समझने के लिए लगातार चिंतन और स्वाध्याय बहुत जरूरी है। तो मुझे ये अवसर मिला ईश्वर कृपा से, और अनुवाद कार्य करते करते मुझे पता लगा कि संस्कृत केवल भाषा नहीं है झा जी, संस्कृत विद्या है, ज्ञान है, प्रकाश है, ज्योति है, मतलब जो भी विशेषण मैं लगाऊं। क्यों कि भाषा तो हमारी मातृभाषा है, अनेक भाषाएं हैं, अभिव्यक्ति के साधन है जिसमें हम अपने विचार और अपने भाव व्यक्त करते हैं। बोली भी हो सकती है, कोलोक्वियल लैंग्वेज भी हो सकती है, लेकिन संस्कृत सम्यक प्रकारेण कृतम इति संस्कृतम परिमार्जितम, रिफाइंड जो एक विद्या है जिसमें अपने विचार, अपने भाव या गूढ़तम अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए सामर्थ्य है, वो है संस्कृत। फिर वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत अपने आप में वो बहुत अलग मतलब बात हो जाएगी विस्तार, लेकिन ये केवल भाषा नहीं है, दिस इज साइंस ऑफ साउंड। साउंड टेक्नोलॉजी की बात आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होती है वो है संस्कृत। अध्याहार पद्धति पाणिनि व्याकरण में आती है, जिसमें एक एक जो 4000 सूत्र है अष्टाध्यायी के, तो एक एक सूत्र की अनुवृत्ति दूसरे सूत्र में अनुगत सूत्र में जाती है। और वही बात आज हम जब मोबाइल का प्रयोग करते हैं या लैपटॉप का प्रयोग करते हैं, तो हम कुछ भी टाइप करते हैं एक अक्षर, तो एक पूरा शब्द या वाक्य पूरा बन जाता है। ये कैसे हुआ? तो ये जो साउंड टेक्नोलॉजी वाली बात थी, मैं तो कहता हूं वो अभी तो प्रयोग में हम कर रहे हैं, लेकिन इस बात को आंतरिक रूप से समझकर महर्षि पाणिनि ने इसको एक नए रूप में एक सॉफ्टवेयर बनाया, मैं कहूंगा, जो अष्टाध्यायी के रूप में है। क्योंकि अभी अभी जैसे एनसीईआरटी में मैं जाता रहता हूँ या सीएसटीटी में जाता हूँ, शब्दावली आयोग, और तो वहां एक दो विद्वान से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा, पहले तो चर्चा हुई तो कहा कि पाणिनि के समय में 60 ग्रामर्स, 60 व्याकरण थे कंटेम्परेरी, लेकिन बाद में चर्चा में उन्होंने मुझे डिटेल दिया कि 85 ग्रामर्स वर देयर, संस्कृत के व्याकरण 85 व्याकरण थे। उन सब का अध्ययन करने के बाद महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी बनाई, जिसमें उन्होंने अवंग स्फोटायनस्य, लोपः शाकल्यस्य करके बहुत सारे जो व्याकरण विशेषज्ञ जो जिनका व्याकरण था उनके नाम दिए हैं, और उन सब का समाहार करके अपना व्याकरण दिया है। और उसके बाद उसमें वार्तिक बने, 4000 सूत्र, ऊपर 5000 वार्तिक कात्यायन मुनि ने बनाए, और उसके बाद महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य आप जानते हैं व्याकरण का। तो ये साउंड टेक्नोलॉजी व्याकरण के रूप में हमको मिली, और उसके कारण आज के मॉडर्न साउंड टेक्नोक्रेट है, वो हमारे संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत वांग्मय सबसे मदद लेके अपनी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा जी। आज से 50 वर्ष पूर्व जो हमारा आकाशवाणी का प्रसारण था, वो एकॉस्टिक और एनालॉग बोलते हैं साउंड के लिए, दो शब्द टेक्निकल शब्द है। तो एकॉस्टिक सिस्टम, जिसमें कि शब्द को हम अपने हिसाब से यंत्रों से ज्यादा तीव्र और गतिमान कर सकते हैं, और एनालॉग माने स्वाभाविक शब्द जो ध्वनि है वो है। तो वो व्याकरण का आकाशवाणी का प्रसारण 50 वर्ष पूर्व बहुत सहज था, जिसमें हम देखते थे बारिश हो, बादल हो तो बहुत गड़गड़ाहट होती थी और कार्यक्रम बाधित होता था, जो कि अभी भी इंटरनेट में अगर हम बेसमेंट में चले जाए तो वो होता है, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन एफएम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, माने साउंड की जो आवृत्ति है उसको किस तरह से डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके, फिर उसको प्रक्षेप जिसको प्रेषण करना, संप्रेषण करना, जिसको पारेषण जिसको बोलते हैं, तो उसके द्वारा एफएम के कार्यक्रम जब हम सुनते हैं तो बहुत ज्यादा तीव्र, स्पष्ट और प्रभावी होता है। तो ये साउंड टेक्नोलॉजी की धीरे धीरे जो
डेवलपमेंट, विकास हुआ है, उसका परिणाम है। और ये सब चीज हमारे यहाँ पहले से कही हुई है, इसका वर्णन है। जिसमें हम वेदोच्चारण करते हैं तो वेदोच्चारण में ऋचाओं का, संहिताओं का उच्चारण विकृतियों से 8 प्रकार के घन पाठ, जटा पाठ से करते हैं। और उन उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में वेद मंत्रों का इतने हजार वर्ष के बाद भी कोई वायरस नहीं है, कोई विकृति नहीं है। जबकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, लैपटॉप में या पेन ड्राइव में या दूसरे में विकृति है, यानी वायरस हो जाता है। लेकिन हमारी जो श्रुति परंपरा है उसमें कोई वायरस नहीं है, माने इतनी उन्नत है, जहां अभी मॉडर्न साउंड टेक्नोलॉजी को पहुंचना है। तो ये संस्कृत माने क्या, जो आपने पूछा, तो जितना भी कहा जाए कम है। बिल्कुल इसका लौकिक साहित्य अद्भुत है। भगवान शंकराचार्य जी का स्तोत्र साहित्य देख लीजिए, या महापुरुषों के नाटक देख लीजिए, महाकवियों के, या वैदिक वाङ्मय देख लीजिए, जिनकी ऋचाएं, संहिताएं इतनी अद्भुत है, जिसमें ताकत है। वैदिक जहां पाठ होता है वेद मंत्रों का, वहां इतना एक ऑरा बनता है, इतनी पॉजिटिविटी, रचनात्मकता होती है ऊर्जा की, वो अनुभव हो सकती है। और मॉडर्न सर्जरी और मेडिकल साइंस, वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि साउंड के द्वारा वो ट्रीटमेंट करते हैं रोगों का। तो और क्या कहूं मैं, आपने जैसे कहा कि सब कुछ है जी हमारे जी लिए। और इसलिए केवल भाषा नहीं है, एक पूरा विज्ञान है, जिसको समझना, इसका प्रसार करना, और धीरे धीरे, ये तो और बात है, एजुकेशन सिस्टम में हमें ब्रिटिश शासन की वजह से ये सब परंपराएं धूमिल हुई या यवनिका के पीछे चली गई। लेकिन अब हम इसको पुनः, इसका पुनर्जागरण करके अपने लिए, क्योंकि जी हमारी आयु केवल 80, 85, 100 वर्ष की नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि जो जन्म लिया फिर दोबारा जन्म लेना है, अगर पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है। तो हम्म, इसीलिए जन्म और मृत्यु हमारे यहाँ बहुत भयावह नहीं है, बल्कि उत्सव है। हम्म, मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मिली हूं कब भेटी हूं, पूर्ण परमानंद, कबीर साहब। तो ये पूर्णता को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। मृत्यु भयावह नहीं है हमारे जीवन दर्शन में। तो ये संस्कृत के कारण है। बाकी बहुत साहित्य बाकी भाषा में भी होगा, लेकिन इसमें प्रमुख रूप से है, ये मैं कहूंगा। जी बहुत बड़ी बात आपने कही सर, ये कि जीवन मरण हमारे यहाँ एक उत्सव है। और जी संस्कृत को भी आपने जैसा कहा कि ये भाषा सिर्फ नहीं है। बिल्कुल मैं आपकी बात को समर्थन करता हूँ और मुझे भी लगता है कि संस्कृत महज एक भाषा नहीं है और इसे सिर्फ भाषा के रूप में कदापि नहीं देखना चाहिए। मेरे लिए संस्कृत तो एक मानव या जीवन मूल्य की नींव है, मैं कह सकता हूँ। जी जी एक जी मानव को महामानव बनाने की चाबी है। एक आदर्श समाज और संस्कृति की स्थापना के लिए पहली और आखिरी ईंट है। मैं इस रूप में भी इसे देख सकता हूँ। जी और जी हमेशा से मेरी ये व्यक्तिगत अवधारणा रही है कि यदि संस्कृत है तो हमारा संस्कार है, और यदि हमारा संस्कार है तभी हमारी संस्कृति भी है। शेष सर आप तो बता ही रहे हैं, थोड़ा इस विषय पे आप भी बताएं कि इस देवभाषा को हम अपने मुख्य पाठ्यक्रम या करिकुलम में प्रभावकारी ढंग से इंटीग्रेट कैसे करें, उसका सफल क्रियान्वयन कैसे हो सकता है, क्योंकि काफी प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन एक जो एक्सपेक्टेड आउटकम होनी चाहिए वो नहीं निकल के आ रही है। और साथ में आप थोड़ा इस बात पे भी प्रकाश डालें कि संस्कृत को कैसे हम लैंग्वेज ऑफ कॉमर्स बना सकते हैं, क्योंकि जब तक कोई भाषा व्यापार एवं रोजगार की भाषा के रूप में प्रयुक्त नहीं होता तब तक उसकी लोकप्रियता या आवश्यकता नहीं महसूस होती है। जी सर, इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर झा, आप एमईटी जैसे इंस्टीट्यूशन के एक प्रमुख संस्था के एक प्रमुख पद पर, महत्वपूर्ण पद पर है। और आप अगर प्रयास करते हैं तो ये कार्य कठिन या अगम्य नहीं है। वैसे तो बहुत प्रयास हो रहे हैं। जो हमारी मातृभाषा है वो हमको सहज रूप में मिलती है, या हमारी जो सामाजिक भाषा है, जिसको मैं कहूंगा, या राजनीतिक भाषा आप कह लीजिए, कोई बात नहीं, राजभाषा के रूप में वो भी सहज रूप में मिलती है। लेकिन संस्कृत के लिए एक प्रकार से प्रयास करना ही होगा, और सहज रूप में उस तरह से नहीं है।
अगर गुरुकुल में रह के जैसे मैं पढ़ा हूं, आप पढ़ते हैं या दूसरे बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए सहज हो जाएगा। तत्र सर्वम वातावरणम सर्वो ही परिवेशः संस्कृतमयः सर्वे अहर्निशम संस्कृतम भाषन्ते। संस्कृतं यदा ते भोजनं कुर्वन्ति तदापि संस्कृतं भाषन्ते, यदा ते विद्यालयं गच्छन्ति तदापि संस्कृतं भाषन्ते, यदा ते आपणं गच्छन्ति पाठशालायां वा अन्यत्र यात्रायां गच्छन्ति तत्रापि संस्कृतं भाषन्ते। कठिनं नास्ति, परं तस् भाषायाः प्रयोगः केवलं जीवने करणीयः इति अनिवार्यं स्यात्। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी भाषा में, जैसे हिब्रू भाषा की हम उदाहरण लेते हैं, हिब्रू भाषा तो एक प्रकार से मृतप्राय हो गई थी, लेकिन वहां इतना प्रयास किया गया और वहां की आज राजभाषा हिब्रू है, ये तो आप स्पष्ट है। तो संस्कृत हमारे यहाँ भी भाषा सर्वसामान्य की तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन पठित वर्ग की भाषा, शिक्षित वर्ग की भाषा थी। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरा एक तर्क है कि भगवान भाष्यकार शंकराचार्य या रामानुजाचार्य या मध्वाचार्य या वल्लभाचार्य, जितने आचार्य हुए उनका अपना समय देख लीजिए, उन्होंने जो कुछ रचनाएं की उन्होंने संस्कृत में किया। महाभाष्य भी लिखा, स्तोत्र रचना की। भगवान शंकराचार्य जी की मातृभाषा मलयालम थी, उन्होंने मलयालम में कुछ भी नहीं लिखा। क्यों? कि पूरे भारत या अखंड भारत या पूरे विश्व के साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिए संस्कृत ही एक माध्यम है, क्योंकि मातृभाषा में बोलते तो सब मलयालम नहीं जानते हैं। तो इसीलिए एक भाषा, अंग्रेजी अपने आप में आज इसका वर्चस्व है, ये हम स्वीकार करते हैं, लेकिन ये भारत के संदर्भ में भारत की भाषा है ही नहीं, बाहर की भाषा है। या जापानी, चीनी या जर्मन की मैं बात करूं तो वो भी हमारी भाषा नहीं, हमारी भाषा तो संस्कृत है या मातृभाषा है। और इसी में मैं एक आपको उदाहरण दूं कि डॉइच जर्मन जो है वो संस्कृत से बहुत अनुप्राणित है। मुझे अवसर मिला है थोड़ा मैक्स मुलर भवन से संस्कृत जर्मन अध्ययन का, तो उसकी गिनती जैसे हम एकम द्वि त्रि चत्वारी पंच षट सप्त अष्ट नव 10 अगर गिनती करते हैं, तो डॉइच में, जर्मन में आइन स्वाई द्राई फियर फ्यूम्स जैक्स वीबन ऑक्ट नाइन सेन, ऑक्ट अष्ट फ्युन्फ पंच द्राई द्वि, तो ये ध्वनि साम्य भी है और जर्मन का जो व्याकरण है वो भी विभक्ति वचन जैसे संस्कृत का है वैसा ही है। तो मेरा ये कहना है कि भाषा माध्यम है। मैं जनपद पर जाता हूँ तो वहां जो फुटपाथ पर कपड़े बेचते हैं, मैंने देखा कि उनके पास 50 भाषा का वर्किंग नॉलेज है, क्योंकि वो उनके जीवन से जुड़ी हुई है। तो संस्कृत को जीवन से जुड़ना जरूरी है, रोजगार से जुड़ना जरूरी है। जब हमारा जो 200-250 वर्ष का इतिहास है जिसके कारण संस्कृत की ये अभी स्थिति आप और हम विचार कर रहे हैं, पहले तो संस्कृत माध्यम था, सामान्य जनों के लिए नहीं, लेकिन जो शिक्षित वर्ग है, जो पठित वर्ग है या जो काम करता है, वहां संस्कृत थी। भोज प्रबंध आप देख लीजिए, एक ग्रंथ है कवि वल्लाद का, उसमें संस्कृत का कितना बोलचाल की भाषा थी उसके प्रमाण मिलते हैं। तो समय के कारण अब ये स्थिति नहीं है। यदि रोजगार के साथ जुड़ जाए, अनिवार्य हो जाए, जो कि नई शिक्षा नीति में शायद प्रावधान काफी किए गए हैं कि संस्कृत का अध्ययन भी एक काफी अनिवार्य रूप से किया जाए, लेकिन हमें भारतीय जो है या भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कार से जुड़े हुए लोग हैं, उनको प्रयास करना होगा। अस्माभिः एतदर्थं प्रयतनीयम्, और केवल मैं ये कहूंगा ये अभ्यास से होगा। जैसे शास्त्रीय संगीत और लोकल लाइट म्यूजिक में अंतर है। लाइट म्यूजिक थोड़ा प्रयास करके आप हम गा सकते हैं, लेकिन शास्त्रीय संगीत के लिए हमको अभ्यास करना पड़ेगा, संगीत साधना करनी पड़ेगी। इसलिए मैं इसको इस तरह से कहता हूं कि म्यूजिक यानी संगीत, मैथमेटिक्स यानी गणित, और मीटर यानी छंद, छंद शास्त्र आप जानते हैं जिसमें गुरु लघु मात्राएं और सब होता है। तो मीटर, मैथमेटिक्स और म्यूजिक, ये 3 विद्याएं हैं। इसी तरह संस्कृत है। संस्कृत में पूरा ग्रामेटिकल अनुशासित व्याकरण होने की वजह से हर कोई नहीं कर पाता है, त्रुटियां होती है, तो अभ्यास करना जरूरी होगा। और इसके लिए गुरुकुल है या जैसे एमएटी जैसी संस्थाएं हैं जो ये करवा सकती है। और संस्कृत भारती या लोक भाषा परिषद या संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान, ये सारी मतलब बहुत सारी संस्थाएं हैं जो प्रयास कर रही है। और सांप्रतम अहम कथयामि विगतेषु 50 वर्षेषु संस्कृतम लोक भाषा
स्यात्, संस्कृतं संस्कृतस्य संभाषणं सरलं स्यात्, एतदर्थम् अनेके प्रयासाः अनुष्ठिताः अनुष्ठीयन्ते च। पहले इतनी पत्र पत्रिकाएं संस्कृत में नहीं थी, आज देखिए डेली संस्कृत न्यूज़पेपर्स हैं, वीकली है, मंथली है, इस तरह से बहुत सारी पत्र पत्रिका, संस्कृत जर्नलिज्म बहुत हो रहा है, रेडियो टीवी में बहुत कार्यक्रम हो रहे हैं, बहुत सारी फिल्में बन रही है संस्कृत में। तो मैं देख रहा हूं कि 5, 10, 15 वर्ष में संस्कृतम अस्माकं व्यावसायिक भाषा भी भविष्यति, व्यवसाय की भाषा भी बन जाएगी। बिल्कुल, उस पल का इंतज़ार रहेगा सर। जी, और कभी-कभी बड़ा दुःख होता है कि हमारे अपने कई मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं ग्राउंड रियलिटी पे ज़्यादा मैं जीता हूँ सर। मतलब संस्कृत के शिक्षक हैं, वे संस्कृत के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन संस्कृत में बात नहीं करते हैं। तो ये जी, देख के बड़ा दुःख होता है, तो क्योंकि हमें अच्छे प्रशिक्षक चाहिए, तो कहीं न कहीं थोड़ी कमी रहती है वहाँ पे। तो खैर इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं पहले तो ये कहूँगा कि आपने बहुत ही अच्छा और बहुत ही व्यापक विश्लेषण आपने दिया संस्कृत के विभिन्न पहलुओं को लेकर। लेकिन क्या कारण है कि आज सभी भाषाओं की जननी संस्कृत खुद लुप्त होने की कगार पर है? अगर आप इसके नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स देखें, तो महज़ ये 15,000 दिखाए जा रहे हैं, जो मैं ऑनलाइन मैंने चेक किया। जो नेटिव स्पीकर्स हैं, जो कि धारा प्रवाह मतलब उनकी मातृभाषा है। तो कौन है, क्योंकि यहाँ मैं थोड़ा क्रिटिकल होना चाहता हूँ कि कौन है इसके लिए ज़िम्मेदार या क्या है इसके लिए ज़िम्मेदार? क्या ये पॉलिसी मेकर्स की अनदेखी की वजह से हुआ या बाहरी आक्रमण की वजह से संस्कृत का लोप हुआ? क्या संस्कृत सीखने से रोजगार अवसर नहीं मिलने की वजह से ऐसा हुआ या संस्कृत का अपने आप में जटिल होना या इसके उचित अनुवाद की कमी की वजह से ऐसा हुआ? क्या संस्कृत का लोप इसलिए तो नहीं हुआ क्योंकि ये एलिट क्लास के लोगों की भाषा नहीं बन सकी या आज के आधुनिकता के अनुरूप ये अपने आप को नहीं ढाल सका? क्या कहना चाहेंगे सर इस पे आप? जी, जी। बहुत प्रश्न अच्छा उठाया और आपने अपनी बात में ही कुछ प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। मैं इसको थोड़ा-सा सरल भाषा में आपके सामने रखता हूँ। एक तो इसका लोप नहीं हुआ है, लोप हो ही नहीं सकता है। नहीं, आप मेरा ये इसको 2 कहना था वर्णों पे सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू। मेरा ये कहना है कि क्या कारण है कि संस्कृत का जी, मैं हमसे कारण दूर बताता हो हूँ। जाने का या हमारा संस्कृत से दूर हो जाने का क्या ये कारण हो सकता है जी। और उसके निदान? अ, बिल्कुल, बिल्कुल। आप तो जानते ही हैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसके पीछे राजनीतिक कारण जो 200, 250, 300 वर्ष के थे वो रहा। उन लोगों ने ब्रिटिशर्स ने कभी नहीं चाहा कि संस्कृत को इस तरह से प्रोमिनेंट रखा जाए। बनारस में रहते हुए मुझे वहाँ के विद्वानों से मैंने सुना कि उनकी ये नीति थी कि साम, दाम, भेद, दंड से जो संस्कृत के प्रकांड लोग हैं, उनको एक तरह से अपने वश में किया जाए या उनको ज़्यादा उभरने ना दिया जाए, तो संस्कृत विद्या का प्रचार ना हो। ये मैंने सुना है। अगर मैं मालवीय जी का नाम लूँ या रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम लूँ या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और सारे बहुत पूरी सूची है। तो उन लोगों ने इस पर बहुत प्रकाश डाला है। तो राजनीतिक कारण तो है ही है। उसके बाद एक ग्रंथि जिसको हम सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, तो एक अवर ग्रंथि कर दिया, उन्होंने भर दी कि हम कुछ नहीं जानते या हमारे पास कुछ नहीं है या जो कुछ है वो ऐसे ही है। ये तो आप भी जानते हैं। ये पूरा इतिहास है। मैकॉले की जो शिक्षा पद्धति है या जी। उन विद्वानों ने जो कुछ कहा, गडेरियो का गीत है, वेद की संहिताएँ और चारों वेदों के बारे में, ये अपनी जगह पर है। लेकिन ये हुआ और इसके होने से जो एक मानसिक ग्रंथियाँ हुई, उससे आज भी हम नहीं उभरे हैं। ये मानना कि इंग्लिश जानता है, वो तो अच्छा है या पढ़ा-लिखा समझदार है और हिंदी या मातृभाषा जानता है या संस्कृत जानता है, वो उतना नहीं समझदार है। वो एक प्रकार का भ्रम है, भ्रांति है। और एक दूसरी भ्रांति फैलाई गई, ये तो मृत है, कोई नहीं जानता। माने मर नहीं सकती, ये तो अमृत भाषा है, मृत भाषा नहीं है। देव भाषा हम कहते हैं। क्यों? कि भाषा के रूप में इसका अस्तित्व जो वाङ्मय है, जो विशाल साहित्य, पूरा विज्ञान जितना भी है वो सब संस्कृत में है। ये तो आप जानते हैं। और मैं एक याद दिलाता हूँ अपनी बात में मंच से कि
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश डॉक्टर मार्कंडेय काटजू, उनका एक आर्टिकल है, संस्कृत एंड साइंसेस करके, नेट पे है, हिंदी में इंग्लिश में, आप देख लें। और उसमें उन्होंने सब प्रमाण ये कहा है कि जैसा वैदिक वांग्मय हमारे पास है, उसमें सारे वेद कर्मकांड के मंत्र है या पूजा पाठ के मंत्र, ये जो लोग आक्षेप करते हैं, केवल और केवल 5 या 6% वो मंत्र है जो कर्मकांड के हैं। बाकी 94-95% साहित्य विज्ञान है, भू विज्ञान, रसायन विज्ञान, समुद्र शास्त्र विज्ञान, मतलब सारे विज्ञान है हमारे, जो भौतिक विज्ञान। लेकिन मैं हमारे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी को याद करूं, जिन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय की बात की, उसमें कहा भारतीय संस्कृति अंतर्मुखी है, बाह्यमुखी नहीं है। माने जो कुछ विज्ञान, भौतिक विज्ञान है, उसको ज्यादा महत्व न देके हमारे जो आध्यात्मिक विज्ञान है, उनको हमने महत्व दिया है, और यही भारतीय संस्कृति की विशेषता है। तो ये जो आप कह रहे हैं कारण क्या है, कारण तो हम ही है, हमने ये नहीं समझा, या हमारे प्रयास होने चाहिए थे जो हमसे नहीं हुए, या दुर्भाग्य कहिए। लेकिन महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी हुए, महर्षि रमन हुए, महर्षि अरविंद हुए, इन्होंने यही बात तो कही कि आप सोए हुए हैं, जागिए, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। ये स्वामी विवेकानंद जी ने ये घोष करके कहा कि हम वो है, सोए हुए शेर है, हमें जागने की जरूरत है और कुछ करने। उसमें संस्कृत की बात आती है कि अस्माभिः संस्कृतम सततम पालनीयम, भाषणीयम, जीवने अंगीकरणीयम, व्यवहरणीयम इत्यादिकम। तो ये कारण तो है, लेकिन अब इन कारणों को हमें ओवरलुक करना, उसको ध्यान न देके अपनी ऊर्जा को और अपनी क्रिएटिविटी को, रचनात्मकता को इसमें लगाना है कि अधिकाधिकम जनाः संस्कृतस्य व्यवहारम कुर्युः। संभाषण करे, लेखन करे, लिखे, जर्नलिज्म की बात करे। और आज देखिए बहुत सारे कार्यक्रम संस्कृत में हो रहे हैं, सरल संस्कृत में, जो सब समझ सकते हैं। और ये धीरे धीरे करने से ही होगा, केवल इस बात को लेके कि ये नहीं हो रहा या कम लोग हैं। आज 10 गांव है जहां सब लोग संस्कृत, सर्वे भी संस्कृतम भाषण थे, ये तो आपने सुना होगा। 10 विलेजेस जहां सब संस्कृत बोलते हैं। वो संस्कृत शास्त्रीय संगीत नहीं है या जटिल या ये नहीं है, वो बात अलग है, त्रुटियां होगी, लेकिन ते सर्वे भी संस्कृतम संभाषितम शक्नुवन्ति, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। तो इसको ऐसे ही हमें आगे बढ़ना होगा और प्रयास करना होगा, और हम इसको अपनी दुर्बलता माने या अपनी कई पर दोष माने, इसको हम केवल और केवल अपने प्रयास से इसको दूर कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, प्रत्येक इंस्टीट्यूशन में, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में। और एक बात आपने बहुत अच्छी कही, यदि सर्वेपि शिक्षकाः, टीचर्स, अध्यापकाः, प्राध्यापकाः, आचार्याः स्वीय कक्षासु संस्कृत माध्यमेन छात्रान् संस्कृतं पाठयन्ति चेत सरलम भविष्यति। मीडियम जो होता है, बच्चे अपने आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो संस्कृतम संस्कृत माध्यमेन, ये भी एक अभियान चलाना शुरू और चल रहा है, जिसमें हमारे जो शिक्षक है, टीचर्स है, उनको ट्रेनिंग दी जाए। जैसे आपने कहा कि वो संस्कृत की बात तो करते हैं लेकिन संस्कृत में नहीं करते हैं, ये आप ही ने कहा। तो वो करने के लिए उनको अभ्यास करवाना जरूरी है, क्योंकि उनको ये कहीं ना कहीं होता है कि हम संस्कृत बोलेंगे और त्रुटि होगी व्याकरण की तो उपहास होगा हमारा। तो ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, उसको दूर करके अस्माभिः एतत् करणीयम् कि आप बोलिए संस्कृत, और उसमें त्रुटि हो धीरे धीरे ठीक होगी। बच्चा बोलता है तो ग्रामर के हिसाब से नहीं बोलता है, शिशु आरंभ में अपनी भाषा जो माता पिता और बड़े भाई बहन से सुन के ही करता है। तो उसी तरह से संस्कृत को हमें सीखना, व्यवहार में लाना होगा। और ये भ्रांतियां हैं, उसको तो दूर हो गई है और हो जाएगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं संस्कृत मृत भाषा है या व्यवहार की भाषा नहीं है या पंडितों की भाषा। ये सब आक्षेप है। बहुत अच्छा लग रहा है सर सुन के आपको, और आपको जितना सुनो उतना ही सुनने का और मन करता है। लेकिन चूंकि समय की एक मर्यादा होती है, तो अंत में हमेशा की तरह हम अपने सभी अतिथियों से ये आग्रह करते हैं कि वे हमारे दर्शक के लिए या समाज के लिए एक शांति संदेश दें, ताकि एक बेहतर कल के सपनों को हम साकार कर सकें। तो मैं चाहूंगा कि आप 2 शब्द शांति संदेश के रूप में दें सर। जी, मैं चूंकि संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, और संस्कृत साहित्य में ये कहा है, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, ये सुना होगा कि हमें अपने आप को हम क्या है ये समझना है।
कहाँ से आए, को हम कुतः आयात इत्यादिकम जो है वेदांत की बात। तो अपने आप को समझना है। भारत अपने आप में विशिष्ट स्थान रखता है, विश्व गुरु था, है और रहेगा। ये और बात है कि समय के साथ इसका गौरव या इसकी प्रतिष्ठा कम ज्यादा होती रही है, लेकिन सही नेतृत्व मिले, सही जो हमारे वरिष्ठ नागरिक लोग हैं वो दूसरे को बताएं और बता रहे हैं, तो हम भारत की जो प्रतिष्ठा है उसको प्रतिष्ठापित कर सकते हैं। लेकिन भारत की प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठापित करने में हमारा व्यक्तित्व है कि हम कौन है। और वेदांत के अनुसार मैं बोलूं तो मैं केवल बलदेवानंद सागर ये शरीर नहीं है, मैं भी सत चित आनंद हूं। आई डू एग्जिस्ट, आई हैव कॉस्मिक पावर एंड आई एम ब्लिस, प्लेजर, आनंद हूं, मैं सच्चिद आनंद हूं। ये प्रत्येक भारतीय को उनका जन्म सिद्ध अधिकार है इस बात को समझना और अनुभूत करना। और हम अनुभूत कम ज्यादा व्यवहार में कई बार गड़बड़ी होती है, लेकिन इसको पाना ही शांति का संदेश है, क्योंकि उसको पाने के बाद उसमें उतनी शक्ति आती है कि कोई हिंसक है तो उसको, हिंसक को भी अहिंसक बनाने में हमारी ऊर्जा काम आती है। क्योंकि व्यवहार में तो ये कृते प्रति कृतिम कुर्यात, हिंसिते प्रतिहिंसितम, ये कहा गया है। शठे शाठ्यम समाचरित, ये नीति है, व्यवहार है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से शांति ही श्रेष्ठ मार्ग है मानव मात्र के लिए, अपनी उन्नति के लिए और आत्मानुभूति के लिए। तो इसी के लिए हम सब प्रयास करें। संस्कृत विद्या से मुझे यही सीखने को मिला है। बहुत बढ़िया सर। तो सर आज आप हमसे जुड़े उसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। और आपके सराहनीय सामाजिक कार्यों के लिए लाइफ एक्सप्रेस की जूरी ने आपके लिए एक अवार्ड की घोषणा की है, और वो अवार्ड है लाइफ एक्सप्रेस आइकन ऑफ इंडिया अवार्ड। और इस अवार्ड को सहर्ष स्वीकार करने के लिए मैं अपनी टीम और अपने समस्त दर्शकों की ओर से आपको ढेरों बधाई कहूँगा। और अंत में मैं चाहूँगा कि वो आपका जो एक सिग्नेचर स्टेटमेंट जो हुआ करता था जब आप न्यूज़ रीड करते थे, वो आप उस पंक्ति को सुनाते हुए हम इस इंटरेक्शन को, चर्चा को बंद करेंगे। प्लीज सर। इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः बलदेवानंद सागरः। अद्य अस्माभिः लाइफ एक्सप्रेस इति दृश्यवाहिन्याः कृते एकः कार्यक्रमः ध्वन्यंकितः इति वार्ताः। बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा लगा सर, और हम चाहेंगे कि आप हमसे पुनः जुड़े भविष्य में भी। और बहुत कुछ सीखने को है, लेकिन समय की थोड़ी मर्यादा है, इसलिए हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। नहीं तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि आपसे मैं इस चर्चा में किसी तरह का व्यवधान आए। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा सर, इट वाज रियली सो एनलाइटनिंग। और बहुत जल्द हम मिलेंगे किसी और विषय को लेकर के आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर फॉर कनेक्टिंग विद अस। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। शुभम कामे। LXP Icon of India Award is proudly presented to Dr. Baldevanand Sagar for his exemplary contributions to Indian academia and media on 6 November 2024. नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज के IK सेगमेंट में सबसे पहले हम एक ह्यूमन वैल्यू सीखेंगे और उसके बाद हम एक भारत के पारंपरिक मान्यता या ट्रेडिशनल बिलीफ के वैज्ञानिक कारण को भी समझेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे ह्यूमन वैल्यू की। पिछला ह्यूमन वैल्यू जो हमने हिंदी अल्फ़ाबेट के जरिए सीखा था वो था ओ से औदात्य, और हिंदी का अगला लेटर या अक्षर यहाँ जो हम लेने जा रहे हैं वो है क। अब आप सोच रहे होंगे कि क से क्या हो सकता है। आप
अनुमान लगाइए, लेकिन क से जिस मानव मूल्य का या जीवन मूल्य का मैंने चयन किया है वो है करुणा, which you call in English compassion. That is a fundamental quality in the Bodhisattva ideal of Mahayana Buddhism. सामान्य हिंदी में यदि कहें तो जब आप किसी व्यक्ति के प्रति, खासकर जो कष्ट में हैं, यदि आप उसके प्रति अपनी संवेदना या चिंता व्यक्त करते हैं या उसके प्रति आपके अंदर देखभाल की एक इच्छा जागृत होती है तो उसे ही हम करुणा कहते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी एक पारंपरिक मान्यता के वैज्ञानिक कारण की ओर, और इसके अंतर्गत आज हम समझेंगे आरती उतारने के पीछे का क्या विज्ञान है। हम जब किसी देवी या देवता की प्रतिमा या किसी सच्चे संत या पहुंचे हुए गुरु की आरती उतारते हैं तो उनमें विद्यमान पवित्र कण सक्रिय होकर प्रक्षेपित होने लगते हैं, जिनका लाभ आरती उतारने वालों को मिलता है। यही इसका सूक्ष्म विज्ञान है। भगवान के दर्शन के लिए यूं तो आप कभी भी मंदिर जा सकते हैं, पर आरती के समय देवताओं या दैविक शक्तियों का वहां आगमन अधिक रहता है, जिस कारण मंदिर में उस समय दैविक प्रभाव बहुत अधिक रहता है। अतः उस समय मंदिर की सात्विकता बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप दर्शनार्थियों को लाभ मिलता है। इस कारण आरती के समय मंदिर, देवालय तथा अन्य पवित्र स्थलों पर उपस्थित रहने से अधिक पुण्य प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त आरती उतारने के पीछे एक और कारण भी है, जिसका संबंध मनुष्यों से है। विवाह के दिन वर वधू की, नामकरण के दिन नवजात शिशु की, जन्मदिन पर बच्चों की, करवा चौथ के दिन पति की, भाई दूज के दिन भाई की, या फिर किसी विशेष कारणों से किसी भी व्यक्ति की आरती उतारी जाती है। यह एक प्रतिपादित सत्य है कि हर व्यक्ति के चारों ओर एक आभा मंडल होता है जो नकारात्मक शक्तियों से उसकी रक्षा करता है। इस आभा मंडल पर ईर्ष्या या किसी के खुशी से जलन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आरती उतारने के पीछे नकारात्मक भावना यानी ईर्ष्या के दुष्प्रभाव को दूर रखना है। आरती उतारने की सही पद्धति आरती की थाली में हल्दी, कुमकुम, पान, सुपारी, अष्टगंध, अक्षत, दूध से बनी मिठाई, मिश्री या शक्कर व दिया होना चाहिए। जिसकी आरती उतारनी है उसे प्रथम कुमकुम, अष्टगंध इत्यादि का तिलक लगाकर अक्षत तिलक पर लगाएं और फिर कुछ अक्षत उसके सिर के चारों ओर बाईं ओर से दाईं ओर क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए। यह क्रिया उस व्यक्ति के शरीर के चारों ओर किसी भी नकारात्मक शक्ति को अपने में समाविष्ट कर लेती है। फिर उसके सिर के चारों ओर घड़ी की दिशा में दीपक को 3 बार गोल गोल घुमाएं। यह उस व्यक्ति के आभा मंडल को सशक्त बना देता है। एक और ध्यान देने वाली बात यह है
कि देवी देवताओं की आरती की थाली में घी का और मनुष्य की आरती में या मनुष्य की आरती की थाली में तेल का दिया होना चाहिए। आरती 3 बार करनी होती है और आरती का प्रारंभ उस व्यक्ति या देवता के दाएं पांव से होता है। यही बारीकियां हैं जो आरती के विज्ञान से जुड़ी हैं, जिनका पूर्ण पालन आज का आधुनिक मानव नहीं करता, और फिर जब परिणाम ठीक नहीं मिलता तो इन मान्यताओं को ढकोसला व अंधविश्वास बता देता है, जबकि दोष उसकी अपनी अज्ञानता का होता है। Hello and welcome to our language class, and today we are going to learn our intonation rules, in which we are learning these days our intonation rules for rising tone. And as you see here, we shall learn today 4 rules, rule number 3 to 6, under which we shall see when to use rising tone. Okay, so as you see here, the rule says a rising tone is used in 4 conditions. There are 4 conditions. First is, as you can see under rule 3, it says that in incomplete utterances, then in questions which demand yes or no answer, and then next condition is in questions asked in a warm, friendly manner, and last one is in polite requests. Okay, तो अगर हम हिंदी में कहें तो राइजिंग टोन का प्रयोग हम करेंगे इंग्लिश सेंटेंस में। कब कब करेंगे? तो एक तो यहाँ पे है इन इनकम्प्लीट अटरेंसेस, दूसरा है इन क्वेश्चंस, जिस क्वेश्चंस में येस या नो की नौबत आती हो। फिर है अगर हम वार्म फ्रेंडली मैनर में कोई सवाल पूछते हैं तो वहाँ पे भी हम राइजिंग टोन में जाएंगे, जो कि आप देख रहे हैं कि एरो की मदद से दिखाया गया है। और पोलाइट रिक्वेस्ट भी अगर आप करें तो वहाँ पे भी आपको राइजिंग टोन में जाना है। ठीक है, थोड़ा आप ड्रिल करते हैं हम। ओके, सो द रूल हियर, rule number 3. Now if I go by this rule, if I go by this rule, it says that you have to go for rising tone in incomplete utterances. Incomplete है, ये आप देख जो रहे हैं कि it's 7 o'clock. So when you come to o'clock, then it should go on rising tone. Okay, और इसका implication क्या है जो कि ब्रैकेट में आपको दिया गया है कि बट शी हैज़ंट गॉट अप येट। मतलब अगर कोई व्यक्ति 7 बजे नॉर्मली उठ जाता है, ठीक है, लेकिन आज वो नहीं उठा है या नहीं उठी है, तो उस केस में आप इस तरह से राइजिंग टोन में कह सकते हैं इस बात को कि इट्स 7 o'clock, बट शी हैज़ंट गॉट अप येट। सिमिलरली द हाउस इज़ एम्प्टी एंड हैज़ बीन फॉर ईयर्स। ठीक है, ये ब्रैकेट में जो है ये आपको कहने की ज़रूरत नहीं, ये आपका इम्प्लीकेशन है। ठीक है, देन द वाटर इज़ वार्म, द वाटर इज़ वार्म मतलब पानी गर्म हो गया है, आ जाओ, स्नान करो, नहाओ, टेक योर शावर। सो दैट इज़ द इम्प्लीकेशन, द वाटर इज़ वार्म, so why don't you come in? Similarly, the next rule जो है आपका in questions which demand yes or no answer, are they coming? Will you do it? Have you seen my younger brother? So you see, you are going on rising tone, you are using rising tone when you finish your utterances. यहाँ पे भी वही बात हो रही है। How is your mother? How is your mother? Why didn't you come and see me? What time is it? Again, in polite request, you have to use rising tone. Would you open the window?
please sit down. So in polite request. So this is the rule for rising tone, and you can practice it, as part of your daily habits. And this is what normally native speakers, will use, rising tone in these circumstances or conditions. Okay, so I think this is all for now. Next time we shall learn, some more rules about rising tone, and then we shall learn some rules about falling tone. मतलब हमें अपने टोन को कैसे लो पिच पे लेके जाना है, क्यों जाना है, because overall we are trying to understand why, in terms of why. अगर हम rising tone पे जाए तो क्यों जाए, या कब जाए, कैसे जाए. So ये conditional learning मैं आपके लिए लेके आया हूँ, and I hope this will help you a lot in improving your English pronunciation, English accent, as well as your stress and intonation. So that's all for now. See you in the next episode. आज के सत्र की समाप्ति मैं फिर एक आह्वान के साथ करूंगा, खासकर जो आज हमारे गेस्ट थे डॉक्टर बलदेवानंद सागर जी के बातचीत से निकले कुछ मुख्य अंश को लेकर. My dear friends, it is estimated that at least half of the world's 6,500 languages are expected to become extinct in the next century. The death of a language marks the loss of yet another piece of cultural uniqueness from the mosaic of our diverse planet, and is therefore a tragedy for the heritage of all humanity, as death of a language is often compared to death of a human culture. और संस्कृत के बारे में, चूँकि आज संस्कृत के ऊपर ज़्यादा चर्चा हुई थी हमारे गेस्ट के साथ, तो मैं यही कहूँगा कि संस्कृत के बारे में मैं बस इतना ही कहूँगा कि यदि संस्कृत है तो हमारा संस्कार है, और अगर हमारा संस्कार है तभी हमारी संस्कृति है. तो मिलते हैं अगले एपिसोड में. टिल देन एंजॉय योर टाइम मीनिंगफुली, और हाँ, अपना और अपनों का भी ख्याल रखें. जय हिंद.